हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने वीडियो को एंड किया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, बौद्ध साहित्य। ओके, तो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और आप मैं रीड करती जा रही हूँ लाइन बाय लाइन, और आपको जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 बौद्ध साहित्य आते हैं। सुत्पिटक, ठीक है, जिसका अर्थ है गौतम बुद्ध के उपदेश एवं जीवनी। दूसरा है विनय पिटक, संघ के नियम। और तीसरा है अभिधम्ति पिटक, जिसका अर्थ है बौद्ध दर्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ दिया है। सुत्पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, सुत्पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मिलिंदपंथ, दीपवंश एवं महावंश 3 अन्य बौद्ध साहित्य हैं। इनकी रचना भी पाली भाषा में की गई है। बौद्ध ग्रंथों में जातक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बौद्ध साहित्य मध्यमकारिका की रचना नागार्जुन के द्वारा किया गया है। यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश सिंहली द्वीप से संबंधित है, जबकि कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथों की रचना तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु लामा तारानाथ ने किया। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हमें। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुन सकते हो, और अगर कुछ मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जैन साहित्य। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात उनके उपदेशों एवं उनकी जीवनी से संबंधित तथ्यों को जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आरंभिक जैन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। इनकी संख्या 14 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 14 है। इनकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ठीक है, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम ग्रंथों के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छंद, सूत्र, प्रकीर्ण आदि को रखा जाता है। आगम ग्रंथों की रचना वल्लभी गुजरात में, ठीक है, की गई है। कल्पसूत्र एक अन्य जैन ग्रंथ है जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, जो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है लौकिक साहित्य। ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य को लौकिक साहित्य कहा जाता है। लौकिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली तथा अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आप लिख लो इसे। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली तथा अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में चलते हैं हम। तो वो है आपका द प्रिंस मैकियावेली द्वारा लिखी गई पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, निम्न जाति का, निम्न कुल का बताया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में राजतरंगिणी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कल्हण है। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास किसमें है? तो राजतरंगिणी में। ठीक है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख शासकों की जीवनियाँ हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ शासकों की जीवनियाँ भी लिखी गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हम देखेंगे और उसके लेखक के नाम देखेंगे। ओके, तो पुस्तक के नाम कुछ इस तरह है। हर्षचरित्र, जिसके लेखक है वानभट्ट। विक्रमांक देव चरित्र, जिसके लेखक है विल्हन।
रामचरित जिसके लेखक है संध्याकर नंदी, कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी, बुद्ध चरित अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय जैनक, नवशसांग चरित पंगगुप्त। ठीक है, तो ये पुस्तक और उनके लेखक के नाम हैं, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, विदेशियों का वर्णन। ठीक है, विदेशियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विदेशी यात्रियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यूनानी, चीनी व अरबी। यूनानी लेखक, आइए उनके बारे देखते हैं। यूनानी लेखक, प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इनकी रचना को इंडिका नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आए थे मेगास्थनीज, इनकी रचना को क्या कहा जाता है? इंडिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वान बेग द्वारा वर्तमान इंडिका का संकलन किया गया। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई, इसमें जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है। टॉलमी द्वारा जियोग्राफी की रचना की गई है, इसमें विश्व का भौगोलिक वर्णन किया गया है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का नाम अज्ञात है। ठीक है, मतलब इसके लेखक का नाम नहीं पता है तो यहाँ अज्ञात लिख दिया, और यह एक अज्ञात नाविक का यात्रा वृत्तांत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहले फाहियान भारत आया था। ठीक है, चीनी लेखकों में सबसे पहले कौन आया था? भारत, फाहियान। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ठीक है, किस समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। फाहियान के बाद वेवसांग महत्वपूर्ण चीनी यात्री हुआ। ठीक है, फाहियान के बाद चीनी यात्री कौन था भारत में जो आया? वो वेनसांग था। वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, वेनसांग को धार्मिक यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसकी पुस्तक सी यू की है। ठीक है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ठीक है, याद रहेगा आपको, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। वेनसांग की जीवनी वेली ने लिखी है। ठीक है, वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है? वेली ने। इत्सिंग एक अन्य चीनी यात्री है, 7वीं सदी में वह भारत आया था। ठीक है, इत्सिंग जो है एक अन्य चीनी यात्री है, वो कब भारत आया था? 7वीं सदी में। और तिब्बती लेखक लामा तारा नाथ। ठीक है, लामा तारा नाथ जो एक तिब्बती लेखक है, वे भी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कंग्यू तथा तंग्यू। ठीक है, इसकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम क्या है? कंग्यू एवं तंग्यू। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अरबी लेखक। ठीक है, तो हमने चीनी विदेशियों का वर्णन में चीनी लेखक पढ़ा, अरबी लेखक पढ़ रहे हैं। ओके, यद्यपि अरबी लेखक काफ़ी बाद में आए तथा प्राचीन भारत से संबंधित इनके वर्णन अधिकांशतः प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है, फिर भी इनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अरबी लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल-बरूनी है। ठीक है, अरबी लेखकों में सबसे जो महत्वपूर्ण लेखक थे उनका नाम क्या था? अल-बरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? किताबुल हिंद का तहकीक ए हिंद, जिसे किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी के समकालीन लेखक फिरदौसी तथा उत्बी थे, जिनकी पुस्तकें क्रमशः शाहनामा तथा तारीख़-ए-यामीनी है। अल-बरूनी के समकालीन लेखक फिरदौसी जो थे, उनकी पुस्तकों का नाम है शाहनामा तथा तारीख़-ए-यामीनी। अरबी लेखकों के अंतर्गत सुलेमान आदि को भी रखा जा सकता है। ये ऑप्शनल हो गया, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं उन स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, जैसे अभिलेख, सिक्के, भवन अवशेष एवं स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकलाएँ आदि। ठीक है, ये सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं। फिर अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन का शास्त्र अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, जो अभिलेख का अध्ययन किया जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मध्य एशिया से प्राप्त हुए बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ, सत्य आदि का वर्णन मिलता है। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेख है। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख जो है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख वो क्या किसके हैं, तो अशोक के अभिलेख है, जिसे पढ़ा जा सका है। इन्हें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरिमाइक, यूनानी लिपियों में तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किन भाषाओं में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि, दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि किसे कहते हैं, जो दाएं से बाएं लिखते हैं। मेनली हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, तो जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं उस लिपि को हम खरोष्टी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि, बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले इसे ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ पाए थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के नाम का उल्लेख उसकी मास्की, गुर्जरा, उद्देकपुलन तथा एवं नेट्टूर अभिलेखों से मिलता है। ये अभिलेखों के नाम है, तो अशोक के नाम का जो उल्लेख है वो इन सारे अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, फिर प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त से है। नासिक अभिलेख गौतमी बनश्री द्वारा लिखवाया गया है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख लेना या फिर आप सुन के नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये कुछ सारणी दी हुई है जिसमें ऐसे क्रम संख्या है, प्रमुख स्थल है, नदियों के नाम है, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता के नाम है। यहाँ वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में इसका उनका मतलब खोजकर्ता खोज हुआ, वो ईयर्स दिए हैं। ठीक है, और ये वर्तमान स्थिति ना, अभी की प्रेजेंट स्थिति क्या है वो दी हुई है। तो ये सारणी भी इम्पोर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप लिख लो। ठीक है, मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ। प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, तो ये किस नदी पे है, रावी। इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1921 में। वर्तमान स्थिति क्या है, ये पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। ठीक है, वर्तमान स्थिति में ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। तो इस तरह से आप ये सारणी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गरुड़ स्तंभ अभिलेख मध्य प्रदेश के बेसनगर में स्थित है। यह यूनानी राजदूत हेलियाडोरस के द्वारा निर्मित है। अगला टॉपिक है हमारा मुद्राएं। मुद्रा शास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स में मुद्राओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मुद्राओं का अध्ययन किस में किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स में। भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। उपमा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय सिक्कों को आहत मुद्रा भी, प्राचीनतम सिक्के जो है उनको आहत मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हें उपमा मारकर बनाया जाता है। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकांश चांदी के प्राप्त होते हैं। ठीक है, आरंभिक सिक्के जो होते हैं वो ज़्यादातर चांदी के होते हैं, जिसमें चित्राकृति बनी होती है। ठीक है, इसमें चित्र वगैरह बनी होती है। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। सीसा, रांगा, प्रोटीन इत्यादि जैसे कम मूल्य के धातुओं के सिक्कों को सातवाहन शासकों ने जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूर्तियाँ। प्राचीनतम मूर्तियाँ हड़प्पा काल के से प्राप्त होते हैं। ये मिट्टी की मूर्तियाँ थी जिन्हें मृण मूर्तियाँ कहा जाता है।
मानव आकार की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ। भारत में विकसित 3 प्रमुख मूर्ति निर्माण कला शैली थी, मथुरा शैली, अमरावती शैली और गांधार शैली। मथुरा शैली उत्तरी भारत, अमरावती शैली दक्षिण भारत, गांधार शैली मथुरा शैली पर यूनानी एलोस्टेटिक आर्ट पश्चिमोत्तर भारत में पाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट बुलेट्स में आते हैं, बुद्ध और महावीर की प्राचीनतम मूर्तियाँ मथुरा शैली से प्राप्त होती हैं। बाद में बुद्ध की अधिकांश मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी, जबकि महावीर स्वामी की अधिकांश मूर्तियाँ मथुरा शैली में बनाई गई। गांधार शैली एक आम शैली है, अर्थात यह सामान्य मानव जीवन से संबंधित है तथा इसका स्वरूप व्यवहारिक है, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियों का स्वरूप आध्यात्मिक है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, अगले टॉपिक पे, भवन अवशेष। भारत में प्राचीनतम भवन अवशेष हड़प्पा काल के प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारत में से संबंधित भवन अवशेष में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जिनका निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर शैली जो उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत एंड बेसर शैली मध्य भारत। बेसर शैली नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। फिर अगला टॉपिक है इतिहास और तिथियाँ, रोचक तथ्य। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, जिसका अर्थ होता है ईसा पूर्व। कभी कभी तिथियों से पहले AD लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का इस कैलेंडर के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत के तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ होता था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। ठीक है, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर दिए हैं इसमें। तो एक्चुअली मैंने इससे पहले ही टिक कर रखा है, तो अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ के आपको रीड करके बता देती हूँ सही आंसर, और उसके बाद से मैं टिक नहीं करूँगी। आप कमेंट्स में बताना, या फिर अभी के लिए तो आप ऐसे ही मैं रीड कर रही हूँ और आप देख लो, इसे नोट डाउन कर लो, इसके आंसर के साथ या ऑप्शंस के साथ लिख लो और आप इसे बाद में टिक करना। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से सही आंसर मैंने टिक कर रखा है, तो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को जहाँ रखा जाता है। ठीक है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। फिर इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? किसने? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, फायान, जुइंग-जांग, वास्को द गामा, ये 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से सही आंसर थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तमिल में, उचकी में, देवनागरी में या ब्राह्मी में? तो ब्राह्मी में। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पांडुलिपियाँ और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन दिए हैं, इस पर विचार करना है कि कौन सी सही है या नहीं। तो पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भूज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसका सही आंसर है A और B दोनों ही सही है। पहले वाला भी रीज़न सही है और दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रिक्त स्थान में रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में। इतिहास हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेपशन, प्रोफेसर घाटे और जोन्स। प्रोफेसर घाटे इसका सही आंसर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम।
ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिरदौसी के द्वारा। अजंता का गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। ठीक है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? जब हमें लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। प्लिनी कौन था? तो एक रोमन विद्वान था जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से यह समस्या कौन सी है? तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसमें से सही आंसर जो है वो यह है कि यह संकल्पना पश्चिमी से ली गई है, तो जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न, आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। फिर ऐतिहासिक काल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उन्हें हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? सांस्कृतिक साहित्य, संस्कृत साहित्य सॉरी। इंडिया का लेखक कौन था? इंडिया को किसने लिखा? इंडिया का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। अब प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? तो ये ऑप्शन सारे आप देख सकते हो। इसमें से गलत ऑप्शन पूछा है, तो गलत ऑप्शन है प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ठीक है, प्रशस्ति को बोला राजा स्वयं लिखा करते थे, राजा स्वयं नहीं लिखा करते थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर है 19वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी, फिर उन्हें उनके बाद मुद्रित की गई। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर धातु की उकेरी गई थी। तो इसमें से गलत पूछा है हमसे, है ना, संदर्भ में सही नहीं है पूछा है, तो नहीं सही नहीं है जो वो ये बी ऑप्शन बी होगा। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिक्के। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों से उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती है। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? आरण्यक, पुराण, वेद, उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के मतलब गुरु के समीप जाकर बैठना। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? 2012 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो AD 2012 हम लिख सकते हैं। ठीक है, एनो डोमिनी 2012। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी अगला चैप्टर लेकर। ठीक है, अगला चैप्टर के साथ चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण और जीवन के आयाम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू ऑल।